इज इक्वल टू हो जाएगा सी, सी एलसीएम ले लो, यहां से हो जाएगा 4। लेकिन सर 4/c भी ऑप्शन में अगर होगा और c/4 भी होगा तो ध्यान रखना c समतुल्य को पलटी मारना ना भूलना, ये हो जाएगा c/4। एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर रेजिस्टेंस से सर सीरीज में पूछा है क्वेश्चन तो कैपेसिटर से पूछ सकता है, हम लोग उसी आधार पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा c/4। अगर यही पैरेलल में होता तो 4c आंसर हो जाता। पैरेलल में अगर रहता, मान लो ये 4 कैपेसिटर अगर पैरेलल में रहता, 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 ये हो जाता 4c इज द आंसर। तब खाली जोड़ देते, तब खाली क्या करते, जोड़ देते, यू विल गेट द आंसर। अगला 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 सर जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आप सारे क्वेश्चन सारे घर पे सर आप पढ़ो, मैथ रीजनिंग को जितना रिवीजन कर सकते हो रिवीजन करो, साइंस मेरे साथ आप रिवीजन कर लो, आपका काम हो जाएगा। कहते हैं बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व, तो सर हमने कहा था मात्र इतना आप याद करके जाना, आपका काम हो जाएगा। जो तैरेगा जिसमें डूबेगा उसका घनत्व कम होगा, जिसमें तैरेगा जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक होगा। सर आप वो समझो, जितने मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वही मैं लेकर आ रहा हूं प्यारे भाइयों, इसलिए सर एकदम ध्यान से देखो। जो तैरेगा जिसमें डूबेगा उसका घनत्व कम, जिसमें तैरेगा जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक। जो तैरेगा जिसमें डूबेगा उसका घनत्व कम, जिसमें तैरेगा जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक। क्लियर? अब तुमको यह देखना है कि बर्फ पानी पर तैरता है तो जो तैरता है इसका घनत्व, बर्फ पानी पर तैरता है तो बर्फ तैर रहा है ना, तो जो तैरेगा उसका घनत्व कम होगा। घनत्व कम वाला आंसर मार दो, पानी से अधिक होगा, पानी से कम होगा, यू विल गेट द आंसर। आंसर हो जाएगा आपका। देखो कैसे पकड़ना है, बर्फ पानी पर तैरता है, बर्फ पानी पर तैरता है, तो बर्फ पानी पर तैरेगा तो जो तैरेगा उसका घनत्व कम, उसका घनत्व कम, इसका मतलब पानी का घनत्व अधिक होगा तो पानी से कम होगा बर्फ का। ये क्वेश्चन सर एग्जाम हॉल में तुमको फंसा लेंगे, इसलिए ध्यान से। अब तुमको कौन फंसाएगा सर, आपने तो क्वेश्चन को भुजिया बना रखा है, इतना जो हमने पढ़ रखा है एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटेगा सर, हमको पता है। प्यारे बच्चों किसी भी लेवल का अगर क्वेश्चन आएगा ना तो तेरे से नहीं छूटेगा, क्योंकि तेरी तैयारी ही यहां तक हो रखी है। तेरे को तो सारे क्वेश्चन तो समझ लो अब बेड़ा पार हो गया हमारा, अब हमें कोई रोक नहीं सकता। और मैंने तो तुझे उस लेवल का साइंस पढ़ा के रखा है जिस लेवल में साइंस पूछने वाले की औकात नहीं है। किसी भी लेवल में लेके जाएगा तो मेरा प्यारा भाई हर हाल में वो क्वेश्चन बना के आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं, कोई माई का लाल मेरे प्यारे भाई को रोक नहीं सकता, क्योंकि हमने साइंस को इस लेवल में पढ़ के रखा है। और अभी तो साइंस इस लेवल में पूछ रहा है, यहां भी जाएगा तो दिक्कत नहीं, यहां भी जाएगा तो दिक्कत नहीं, उससे आगे किसी की औकात नहीं लेके जाने की। तो इसलिए प्यारे बच्चों मैं उस लेवल की तैयारी करा रखा हूं मैंने आपको, और आपने कर रखी है जिस लेवल के साइंस पूछे नहीं जा सकते। उस लेवल तक जाने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। सेटर को 5000 ग्राम द्रव्यमान, 5000 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, m का मान दे दिया है 5000 ग्राम, एक पिंड 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के, r का मान दे दिया है 100 सेंटीमीटर, 102 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से, ओमेगा का मान दे दिया है 2 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। अभिकेंद्र बल क्या होगा, F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है। अब हमको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला होता है mv²/r, और सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला होता है m⍵²r, m⍵²r। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये दोनों फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, mv²/r, m⍵²r। mv²। सबको हैप्पी न्यू ईयर है भाई मेरे, इस बार की दिवाली, इस बार की होली, इस बार का हैप्पी न्यू ईयर हमारा कुछ नहीं मनाना है तब तक जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आना है सर। और अभी खुश नहीं होना है अगर आपका पीटी हो भी गया है, अभी तो मेंस बाकी है मेरे प्यारे दोस्तों। हो सकता है मेंस में आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, उसके लिए डरो और सजग रहो। ग्रुप डी अभी तुम्हारे सामने है, वहां क्या होगा, अगर क्वेश्चन के पिटारे से इजी क्वेश्चंस खत्म हो गए तो टफ क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे, वहां तू फंस जाएगा। और कहीं ना कहीं जो पीटी में होगा वो मेंस में नहीं होगा, तो वहां तू फंस जाएगा, क्योंकि सर कंट्रोल एफ जैसे लगाएगा, कंट्रोल एफ से पता चल जाएगा कि सर हमने वो क्वेश्चन सेटिंग्स में डाले हैं या नहीं डाले हैं, तो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे। इसलिए प्यारे बच्चों तो सर एकदम प्यार से और सजग हो जाइए कि आपको संभलना होगा, नहीं तो मामला एकदम गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं सर अभी तो एकदम नहीं सोना है हमको जब तक ज्वाइनिंग लेटर हमारे हाथ में ना आ जाए, नहीं तो 0.1 से ज्वाइनिंग लेटर छूट जाएगा और मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं सर FC = m⍵²r, यहां तो पहले 5000 kg को 5 kg में बदल लो,
क्योंकि न्यूटन में ऑप्शन है। 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर में बदल लो क्योंकि न्यूटन में ऑप्शन है। तो यहां से लगा दो 5 ओमेगा स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और आर 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 बोले तो 1। बताओ कितना हो जाएगा? 5 का 20 न्यूटन इज द आंसर। आंसर 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 मार ले। खाली ध्यान ये रखना, यूनिट्स को बदल दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर नहीं सर, अभी तो हमारा पढ़ाई का ईयर है, हैप्पी न्यू ईयर एकदम नहीं मनाना है। हर हाल में मुझे लड़ना होगा, तब तक लड़ना है जब तक ज्वाइनिंग लेटर ना मेरे हाथ में आ जाए, तब तक मैं रिवीजन करते रहूंगा जब तक हमारा ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए हमारे हाथ में। आते हैं सर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है रेल की पटरी को वक्र। सर जितना भी वक्र वाला मामला हो ना, जितना भी गोलंबर पर घूमने वाला मामला हो ना, जितना भी सड़क पर घूमने वाला मामला हो, जितना भी रोड की ढाल हो, जितना भी ट्रेन की ढाल हो, सब जगह भी केंद्र बल मान दो। उसी को केंद्राभिमुखी बल भी कहते हैं, इसका भी ध्यान रखना। आवश्यक अभिकेंद्र बल के लिए, आवश्यक घर्षण बल के लिए, आवश्यक अभिकेंद्र बल के लिए, आवश्यक अभिकेंद्र बल के लिए, और इसी को केंद्राभिमुखी बल भी कहते हैं, इसका ध्यान रखना। केंद्राभिमुखी। सर जितने इजी क्वेश्चन है वहीं पर लड़का गलती करके आता है। जितने भी बच्चे सर निकल कर आते हैं ना 90-95 वाले, उसी का स्कोर लास्ट में 60 पता चलता है। हम लोग जब लॉज में रहते थे ना भाई मेरे, तो जो लोग ले दे कर आते थे ना कि और बोलते थे लॉज में, तो सर हमको तो नींद ही नहीं आता था। लड़का आता था कहता था 95, 92, 93। हम बोले हाँ भाई हाथ में कलम है मार ले, बाद में मराएगा। एकदम मराया वो जितने भी बच्चे थे 95, 96 वाले, सभी की स्थिति एकदम गड़बड़ हुई। गड़बड़ क्या हुई सर? लास्ट में उनके नंबर आए 90, 95 से सीधे आ गए वो 55 पे। तो उरी बाबा ही क्या हो गया, 55 कैसे आ गया मेरा? अरे भाई 55 आएगा नहीं, वो तो इतनी हड़बड़ी में इतनी छोटी छोटी गलतियां उन्होंने की है कि उनको भी पता नहीं कि ये कैसे हो गया। तो जितने भी 95 वाले हैं ना सर, वो सारे के सारे लुढ़क जाते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस, एकदम कॉन्फिडेंट रहो कि हम जो क्वेश्चंस जानते हैं वही बनाएं। कौन 95 बोल रहा है उसको छोड़ दो, ठीक है। अगर आप सारे क्वेश्चंस जान रहे हो, आपको लगता है कि हमारे लिए ये कॉन्फिडेंट है, हम मार पाएंगे तो मारो, नहीं तो किसी का सुन के ना मारो कि उसने 95 मारी है। मेरे को भी 95 मारनी है। इसलिए प्यारे बच्चों, ये अब जब लॉज वॉज में जाओगे ना, तो आज तक जिन्होंने भी 95 वाले बातें कही है उन सभी का रिजल्ट रुका पड़ा है। इसलिए प्यारे बच्चों वो सब नहीं सुनना है, तुमको जो आता है ना। और हमेशा 65 वाले, 70 वाले, 75 वाले नौकरी लेके जाते हैं और 95 वाले धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों ऐसा काम नहीं करना है। कहता है आंसर क्या हो जाएगा बताओ? आवश्यक अभिकेंद्र बल। और ये अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है? ये घर्षण बल से मिलता है। ये अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है प्यारे बच्चों? घर्षण बल से मिलता है। ये अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है? घर्षण बल से मिलता है। और इसी अभिकेंद्र बल को केंद्राभिमुखी बल भी कहते हैं। इसी अभिकेंद्र बल को केंद्राभिमुखी बल भी कहते हैं। कहते हैं जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? सर जितनी भी जहां भी क्वेश्चन में पृष्ठ तनाव मिले ना, आंख मूंद के मार दो, आंसर वही होगा। जहां भी क्वेश्चन में पृष्ठ तनाव मिले ना, आंसर वही होगा, ये फिक्स है। क्वेश्चन मिले पृष्ठ तनाव होगा, वही आंसर होगा। क्वेश्चन में पृष्ठ तनाव दिखे वही आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन तुमको कहे कि एक जल की बूंद गोलाकार होती है, पानी पे कीड़े चल रहे हैं, पानी पे मच्छर चल रहा है, या कहे तुमको केशिकत्व किसके कारण होता है, या तुमको कहे कि हल जोत देते हैं, फलना कर देते हैं, चिलना कर देते हैं, कोई भी द्रव से रिलेटेड क्वेश्चन हो और ऑप्शन में पृष्ठ तनाव हो, आंसर मार दो, कुछ मत सोचो। जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? जल के पृष्ठीय तनन के कारण। कुछ ना सोचो, आंसर हो जाएगा। ए फॉर एप्पल। जल की संपीडनशीलता नहीं होगा। जल का केशिकत्व का भी कारण पृष्ठ तनाव है। जल के केशिकत्व के कारण भी पृष्ठ तनाव है। और जल की श्यानता घर्षण के कारण होती है। जल की श्यानता घर्षण के कारण होती है, यह भी पूछा जा सकता है। जल की श्यानता किसके कारण होती है? घर्षण के कारण। कहेगा जल का केशिकत्व, कहेंगे पृष्ठ तनाव के कारण। जल का केशिकत्व किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला सर यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 273 केल्विन का मान किसके बराबर है? तो सर एकदम ध्यान रखना, 273 केल्विन ये सारे आपस में बराबर। हमको जितना एक्सपेक्टेड लग रहा है अभी के क्वेश्चन के सिनेरियो के हिसाब से, वही मैं करवाने जा रहा हूं सर। और कंप्लीट रिवीजन, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग तुम खूब पढ़ो। करंट अफेयर्स के लिए भी सर कोशिश करो वन लाइनर अनाधून पढ़ने का। हम देखते हैं सर करंट अफेयर्स बहुत सारे लोग पढ़ा भी रहे हैं, बहुत अच्छा भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन सर प्रॉब्लम यह है कि जो नहीं पूछता वो हम क्यों पढ़ें?
मेरा मानना है कि वन लाइनर को ना धुन पड़ जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन सर मैथ और रीजनिंग को खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। साइंस मेरे भरोसे छोड़ दो, हम रिवीजन करवा देंगे तुम्हारा यहां, और तुम्हारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। साइंस की क्लास 7:30 बजे वाली आप डेली अटेंड करो, आपका काम हो जाएगा। ये क्लास तो 8वां क्लास है, 2 क्लास और मैं लूंगा, और 2 क्लास लेने के बाद शाम में 7:30 बजे ही केवल कंटिन्यू रहेगा, और वहां पर मैं सर आपको पूरा का पूरा रिवीजन करवा दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं सर 0 डिग्री सी बराबर है 273 केल्विन के बराबर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है 0 डिग्री आर बराबर 492 आरएनडी, और 100 डिग्री सी बराबर है 373 केल्विन बराबर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है 80 डिग्री आर और बराबर है 672 आर के। तो ये सर आपस में बराबर होते हैं। जो निम्नतम बिंदु है सारे स्केल का वो आपस में बराबर होता है, उच्चतम बिंदु सारे आपस में बराबर होते हैं। अब बता आंसर क्या हो जाएगा। जैसे कहेगा 273 केल्विन का मान, तुम खट से मार देना 273 केल्विन का मान 0 डिग्री सी के बराबर होगा। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। यू विल गेट द आंसर। अगले में आते हैं सर, निम्न में से सुमेलित कीजिए। सर ये क्वेश्चन बाय मिस्टेकली आ गया है, सुबह में भी था ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा भी इस बार सर एनटीपीसी शाम में भी कल था ये क्वेश्चन, एनटीपीसी में भी पूछा है। एकदम माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में अभी पूछा है, अभी पूछा है सर। डीएनए गुणसूत्र हो जाएगा, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली हो जाएगी। ये 3 महा वीवीआई क्वेश्चन है, खूब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से आते हैं। ठीक है सर, आप ही समझ लो, मैंने यहां तक पढ़ाने की मेरी औकात है। जो मैंने पढ़ाई है सुबह के 75 से 76 सेट देख लो। अगर किसी बच्चे को हवा नहीं लगती है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने करवाने शुरू किए थे, लेकिन चूंकि एनटीपीसी का लेवल थोड़ा सा डाउन किया है, तो मैं तुमको इस लेवल में जाके कंप्लीट रिवीजन करवा दूंगा, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा, हमारा आंसर बताइए क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर। बी फॉर बॉल इज द आंसर, बी फॉर बॉल इज द आंसर। 1 का सी, 2 का बी और 3 का ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। सर प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है। एकदम ध्यान रखना, प्रोटीन तथा लिपिड दोनों की बनी होती है। तथा और या में डिफरेंस है। अगर दोनों दे देता ए या बी तो ये आंसर नहीं होता। ए तथा बी दे दिया है, इसलिए आंसर होगा। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है सर, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। अगर दे देता ए या बी, इसका प्रॉपरली ध्यान रखना, ए या बी तो यह आंसर नहीं होता। ए तथा बी होगा तो आंसर होगा, क्योंकि अकेले प्रोटीन नहीं बना सकता, अकेले लिपिड नहीं बना सकता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए तथा बी। प्यारे भाइयों, मैथ और रीजनिंग तू पढ़ ले, साइंस मेरे भरोसे छोड़ दे, मैं रिवीजन करवा दूंगा तुम्हारा शाम में 7:30 बजे वाली क्लास में। कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन तथा लिपिड से, प्रोटीन तथा लिपिड से, प्रोटीन तथा लिपिड से। आंसर क्या हो जाएगा बता, ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों। ए या बी देगा तो वो आंसर नहीं होगा। कहता है कौन सी अवस्था सबसे छोटी है, बता आंसर क्या हो जाएगा। बता मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी अवस्था सबसे छोटी होती है। आंसर हो जाएगा मेटाफेज, आंसर हो जाएगा मेटाफेज। सबसे छोटी अवस्था कौन सी, मेटाफेज। सबसे छोटी अवस्था कौन सी, मेटाफेज। एकदम सर ये क्वेश्चन पूछता नहीं है सर, इस बार अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा है, इसलिए इसको एकदम हाईलाइट कर लो। सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, मेटाफेज, मेटाफेज, मेटाफेज। अगला, श्लेष्मा झिल्ली की का सूजन, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है, बता आंसर क्या हो जाएगा। श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को क्या कहा जाता है, बता आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज आंसर। कुछ लोग इसमें आयराइटिस या अलग चीजें मारते हैं, ब्रोंकाइटिस होगा आंसर। और हेपेटाइटिस तुम जानते हो ये लीवर से संबंधित रोग है, हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित रोग है। गैस्ट्रिटिस ये भी सर स्टमक से संबंधित रोग है। गैस्ट्रिक्स जिसको कहते हैं, आयराइटिस ये आंख से संबंधित रोग है, ये आंख से संबंधित रोग है। और ब्रोंकाइटिस, श्लेष्मा झिल्ली में सूजन अगर आ जाता है तो उसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं सर, ब्रोंकाइटिस। बता आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। ए की, बी की, सी की, डी। और अगर कहेगा हेपेटाइटिस कहेंगे लीवर से संबंधित, गैस्ट्रिक स्टोमक से संबंधित, और आयराइटिस ये आंख से संबंधित रोग है। अगला, कोयला के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस कौन सी है। बहुत सारे बच्चे इसमें सर 2 चीजों में घबरा जाते हैं। SO2 जो है सर प्रमुख प्रदूषक गैस है, प्रमुख प्रदूषक गैस है, कोयला के खान से निकलने वाला प्रमुख प्रदूषक गैस। इसको ऐसे लिख ले भाई मेरे, कोयला खान से, कोयला खान से। यहां पर SO2 और CH4 में तुम अंतर नहीं कर पाता है।
कोयला खान से निकलने वाली गैस, कोयला खान से निकलने वाली गैस, कोयला खान से निकलने वाली गैस है कौन सी? CH4, CH4, CH4। अरे भाई मेरे वीडियो कॉल करता है, हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए डिस्टर्ब करता है दुष्ट दानव सर। हैप्पी न्यू ईयर क्या होता है भाई? मैं तो दिवाली के दिन भी पढ़ाता हूं भाई मेरे। तू हाथ जोड़ के नंबर निवेदन है, जिस जोश के साथ तू पढ़ रहा है उसी जोश के साथ लगे रह। कहते हैं सर SO2 कोयला खान से निकलने वाली गैस है और CH4 के कारण सर कोयले खान में आग लगाते हैं, कोयला के खान में विस्फोट करने में मदद करता है, कोयला के खान में विस्फोट करने में मदद करता है, विस्फोट करने में मदद करता है। और ये ना भूलना मेरे प्यारे बच्चों, अभी मेंस आना बाकी है और ग्रुप डी में 25 नंबर का साइंस रहेगा। इन सारी चीजों को दिमाग में एडजस्ट रखना। कहते हैं SO2 कोयला खान से निकलने वाली गैस है और CH4 कोयला खान से में विस्फोट करने में मदद करता है, इसी की सहायता से विस्फोट करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं, इसलिए आंसर यहां SO2 होगा। अगर कहता कोयला खान में विस्फोट किसकी सहायता से, तो आंसर CH4 मारते। आंसर क्या मारते सर? सबको हैप्पी न्यू ईयर है सर, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर तब होगा जब आपकी नौकरी लगेगी सर। वो ईयर हैप्पी न्यू ईयर मनाना जिस साल तेरी नौकरी लगेगी अपने मम्मी पापा के साथ। नहीं तो मेरे प्यारे भाइयों मामला एकदम गड़बड़ है। अभी तो बच्चे पता नहीं क्यों खुश हो जाते हैं, हमको भी नहीं समझ में आता। अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कंटिन्यू रखो, क्योंकि अभी मेंस आना बाकी है, अभी ग्रुप डी आना बाकी है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो छोड़ो, जो पूछ रहा है उसको खा पी जाओ। कहते हैं कोयले के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस, कहेंगे SO2 है। और अगर कहेगा किसके कारण आग लगती है, तो कहेंगे CH4 के कारण। अगला बता, कहता है हीमोग्लोबिन के बारे में क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता। किसी न किसी के सेट में आज नहीं तो कल तेरे को सुनने को मिल जाएगा। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, एकदम सही बात है। यह लोहयुक्त यौगिक है, यह भी सही बात है। यह कुछ रंगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, एकदम नहीं सर। ये काम शंकु कोशिका करता है। ये काम कौन करता है सर? आंख की शंकु कोशिका करता है सर। कहते हैं यह कुछ रंगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, कौन? शंकु कोशिका। अब बता आंसर, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ये सर गलत है, बाकी सब सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। यस, वेरी गुड। तू तो क्वेश्चन को आऊं करके खा रहा है रे चुट्टा सर। खा जाओ, सब क्वेश्चन खा जाओ। अब ना आ रहा है मजा, अब तेरी तैयारी उस पिक पर पहुंची है ना चला कि सुबह वाले क्लास में और शाम वाले क्लास में जो भी बच्चा रेगुलर है सर, साइंस के क्वेश्चन मेरे भरोसे है सर। अगर साइंस छूटता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए मैं जवाबदेही लेता हूं। अगर मेरे किताब से क्वेश्चन बाहर जाता है, जितनी गाली दे सकते हो दे ले, जितनी गाली मेरे प्यारे भाइयों दे सकते हो उतनी गाली दे देना। अगर बुक से क्वेश्चन बाहर चला गया तो जितनी मर्जी उतनी गाली दे देना। किसी की औकात नहीं है उससे बाहर क्वेश्चन सेट करने की, किसी लल्ले में इतना दम नहीं है कि उससे बाहर क्वेश्चन सेट कर देगा। इसलिए प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कोशिश करो कि किताबें, जो मेरी किताब है उसको रेफरेंस बुक लेकर पढ़ के जाना। एक भी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी। चाहे तुम BPSC देकर आए हो तो क्वेश्चन मिला लो, एक एक क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। अब मेरी ही किताब नहीं सर, अभी तो जो स्थिति है वो सारे किताबों से पूछा जा रहा है। एकदम टेंशन लेने, मैंने ये नहीं कहता कि मेरी किताब बेस्ट है। मेरा कलेक्शन मैंने अपने हिसाब से किया है और भी लोगों ने अच्छे अच्छे कलेक्शंस किए हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। कहता है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल। सर एकदम ध्यान रखना, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो लगने वाला बल है, ये होता है वैद्युत स्थैतिक बल। ये होता है सर वैद्युत स्थैतिक बल। और ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल है, ये होता है नाभिकीय बल। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लिया मेरा भाई। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल कहेगा तो नाभिकीय बल मारेंगे, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल तो वैद्युत स्थैतिक बल। जल्दी से लिख ले मेरा भाई, एकदम शॉर्ट रिवीजन। तेरा बहुत ज्यादा टाइम भी मैं नहीं लेने वाला हूं, 35 से 40 मिनट में तुम्हारा काम हो जाएगा। 40 मिनट तो डेली हमको देगा, शाम में 7:30 बजे। अभी तो 2 क्लास और मैं लूंगा, ये 2 क्लास ये मैं और लूंगा, 9वीं और 10वीं क्लास, और उसके बाद शाम में 7:30 बजे तो मेरे साथ 40 से 45 मिनट, क्योंकि टफ नॉर्मल मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हारा। जबरदस्ती का मैं टाइम बिथरा के नहीं लूंगा, सिर्फ शॉर्ट रिवीजन कर लो, तू मेरे साथ, तेरा काम हो जाएगा। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत स्थैतिक बल।
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत स्थैतिक बल। बता आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल तनाभिकीय बल हो जाएगा। और अगर कहता प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, तो कहते विद्युत स्थैतिक बल। दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको प्रॉपरली ध्यान रखना और पढ़ के मारना आंसर मेरे प्यारे भाइयों। एक हाइड्रोजन एटम में, ईसर एकदम महाभिवियाई खूब पूछता है, घिना घिना के पूछता है, हाइड्रोजन एटम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, आंसर होगा कुछ नहीं। न्यूट्रॉन निकालने वाला क्वेश्चन इस बार भी बीपीएससी में पूछा था। अगर सोडियम है 11 23 है, न्यूट्रॉन निकाल ले, 23 में से 11 गया, न्यूट्रॉन 23 में से 11 गया, इज इक्वल टू 12। मैं सिर्फ तेरा रिवीजन कर रहा हूं, मेरे को पता है ये सब भुजिया की तरह तू खा गया है। इस बार कहां बीपीएससी में, बीपीएससी में इस बार यूरेनियम, सर बीपीएससी में नहीं, हर बार बीपीएससी में यही पूछता है। बीपीएससी हो या कहीं भी कोई भी एग्जाम होगा ना, उसमें यूरेनियम का पूछ देता है। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ये बीपीएससी का इस बार का क्वेश्चन है, बीपीएससी का इस बार का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा 232 में से 92 गया, 143 इज द आंसर। देख लेना, जोड़ घटाओ मेरा ठीक नहीं है। 232 में से 92 गया, कितना हो जाएगा रे? 2 में से 2 गया 0, 92। देखो मेरा जोड़ो घटाओ गड़बड़ा गया है, चला उम्र न हो गया है 92। 2 में से 2 गया 0, 13 में से 9 गया 4, 1, 140। जितना कहेगा 235 कहेगा तो उससे घटा देना, जितना कहेगा उतना से घटा देना। ये इस बार के बीपीएससी का क्वेश्चन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ये क्वेश्चन है सर। ये देख लो, तू तो इतना पढ़ लिया ना, चला कि क्वेश्चन को आऊं करके खाएगा, लेकिन ग्रुप डी तरह छकाएगा, ये भी बात जान ले। ग्रुप डी में मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इधर अगर एनटीपीसी में क्वेश्चन खत्म हो गया सारा, तो मामला वहां एकदम फंसा देगा, क्योंकि दोनों एक ही लोग ले रहे हैं एग्जाम, तो वहां गड़बड़ाएगा। टीसीएससी दोनों एग्जाम कंडक्ट करती है, तो कंट्रोल ऐप जैसे दबाएगा, रिपीट क्वेश्चन बाहर आ जाएगा, क्वेश्चन को बदल दिया जाएगा। कहते हैं सर यदि किसी विलयन में नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है? कहते हैं नीला लिटमस लाल में बदल रहा है, नीला लिटमस लाल में, यानी ABR, BRB सुना होगा। नीला लिटमस एसिड, एसिड ब्लू टू रेड में बदलता है, और बेस जो है मेरे प्यारे साथियों, बेस जो है वो रेड टू ब्लू में बदलता है। इस बार तेरे को मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, हर हाल में, हर हाल में तेरे को मम्मी पापा का सपना पूरा कर देना है, चाहे कुछ हो जाए। हमें ना न्यू ईयर मनाना है, ना होली मनाना है, ना कुछ भी नहीं मनाना है। अभी जुलाई तक चुपचाप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट रहो, कितना भी इजी क्वेश्चन पढ़े, अपना लेवल यहां रखो, जो पूछेगा उसको खा जाएंगे। मुंह अगर बड़ा रहेगा तब तो सर छोटी बड़ी सारी को खा जाएंगे, मुंह ही छोटा रहेगा तो बड़ी चीजें तो रुक जाएंगी, खा नहीं पाओगे। कहते हैं बता क्या होगा? कहता है नीले को लाल कर रहे हैं, नीला को लाल कर रहे हैं, इसका मतलब एसिड है, एसिड है, इसका मतलब 7 से कम होगा पीएच, और 7 से कम पीएच देख लो एक ही ऑप्शन में है 6 आंसर। देखो कैसे भुजिया की तरह खा रहा है क्वेश्चन को। लव यू मेरा भाई, लव यू। इस बार तेरे को कोई नहीं रोक सकता, ये मेरे को पता है, कोई नहीं, भगवान की मर्जी के खिलाफ भी तू नहीं रुकेगा। इसलिए मेरे को पता है प्यारे बच्चों, जिस कदर मेहनत में तू लगा हुआ है उसी कदर, आज 1 जनवरी है फिर भी मेरा भाई नहीं मना रहा है। निम्न में से कौन निष्क्रिय गैस है? तेरे को पता है मात्र 3 ही चीजें पूछी जाती है। एक तो पूछेगा क्षारीय धातु, एक तो पूछेगा क्षारीय धातु। क्षारीय धातु में तुम्हारा क्या क्या पूछेगा? तो क्षारीय धातु में हेलिना करो रब से फरियाद, इतना में से पूछेगा, हेलिना करो रब से फरियाद, या नहीं तो क्षारीय मृदा धातु पूछेगा, क्षारीय मृदा। इतने बस जितना कह रहे हैं इतने में से क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन तो तू ऊपर वाला तो एकदम खा पी जाएगा। हीलियम क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन हेलोजन है। BEMG ये सारे के सारे क्या हैं सर? ये सारे के सारे क्या हैं? क्षारीय मृदा। जितने भी बच्चे जवाब दे रहे हैं मतलब समझ लो बेड़ा पार है तेरा। हेलोजन 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 की अगर हम बात करें तो हेलोजन में आ गया तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटीन। और निष्क्रिय गैस तो तुम जानता है, इसको तू खा जाएगा। निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस हो जाएगा तुम्हारा हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। एक और तुम पूछ सकता है वो है सिक्का धातु, लिख ले वो भी, सिक्का, सिक्का धातु। सिक्का धातु कौन कौन है भाई मेरे? Cu, Ag, Au, ये तीनों सिक्का धातु है, जल्दी से लिख ले इसको। सिक्का धातु है Cu, Ag, Au। इतने पूछेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है जो तेरे को पूछेगा। इतना को तू लिख ले, तेरा काम हो जाएगा। बस ये फर्स्ट ए है, ये 7th ए है, ये सेकंड ए है, ये 7th ए है और ये 8th ए है। जल्दी से लिख ले।
इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। निम्न में से क्षारीय धातु कौन है? हे लीना करो रब से फरियाद। क्षारीय मृदा धातु BeMg CaSr, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटीन। और यहां हो गए निष्क्रिय धातु हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। सिक्का धातु CuAgAu। इतना को तू रिवीजन करके जा, तेरा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हो गया? अरे भाई मेरे 30 अप्रैल को किसकी शादी हो गई? 30 अप्रैल को शादी है, वही पायरिया वाली लड़की मिलेगी, मुंह भभकेगा, मतलब भयानक भयानक बदबू देगा। देख लो तेरे को क्या करना है, एकदम रिवीजन करते रहो भाई मेरे। 30 अप्रैल को शादी है तो भाई मेरे जाएगा बोरा में, पायरिया वाली लड़की मिलेगी ना, बोरे भर का चाय चाय जैसे कहेगी, इतना ना गंध निकलेगा कि तेरा बना बनाया हुआ मूड खराब हो जाएगा। देख लो अब क्या करना है। अगला क्वेश्चन कहता है परमाणु क्रमांक 17 आधुनिक आवर्त सारणी में कितना? तो सर तुमको हम बोले थे 2 8 8 पे सेट कर दो, 2 8 8 पे सेट कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 17 है, 2 8 7, 2 8 7 जब ये कह दिया तो 3 1 1 2 1 3, यानी आवर्त हो गया 3, आवर्त हो गया 3। और वर्ग की बात करोगे तो वर्ग हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, आवर्त हो गया 3, तो उसी से तो आंसर निकल गया। आवर्त हो गया 3, वर्ग हो जाएगा 17। देखो भाई मेरे, प्लूटोनियम का न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है। सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होती है? पहला आदमी जिसने चांद पर सर एकदम बौवा वाला क्वेश्चन है, बीपीएससी का ये क्वेश्चन है मेरे पास। तुम लोग तो मतलब बता नहीं सकते कितना, एक एक क्वेश्चन तू कौवा भुर्जी की तरह खा जाएगा, मतलब आओ 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 करके खा जाएगा। तुम पहले साइंस से बनाएगा इस लेवल में भी। अब तो चूंकि क्वेश्चन जैसे जैसे सर खत्म होते जाएंगे, इजी क्वेश्चंस खत्म होते जाएंगे, टफ क्वेश्चंस की ओर बढ़ता जाएगा, और टफ क्वेश्चंस की ओर बढ़ता जाएगा तो तुम अपना लेवल यहां रखो। सर कितनी भी पढ़ लो, लास्ट में 0.2 नहीं आएगा और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कितनी भी पढ़ लो, जान लगा दो, 0.2 मार्क्स, 0.1 मार्क्स, 0.02 मार्क्स नहीं आएगा और सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सर उस 0.02 के लिए मेहनत कर ले मेरा भाई, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। तू किस भीड़ में जा रहा है उस भीड़ से निकल और अपनी मेहनत को एकदम एक मुकाम देने के लिए हर एक क्वेश्चन पे मेहनत कर। कौन क्या बोल रहा है, कौन 95 बोल रहा है, कौन 90 बोल रहा है, उसको खुश हो जाने दे। तेरे को खुश नहीं होना तब तक जब तक तेरा काम नहीं हो जाता, जब तक तेरी नौकरी नहीं लग जाती। अगले क्वेश्चन की ओर चल। कहता है किसने अपनी आवर्त तालिका के अंतरालों में के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाली तत्वों का, सर कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के लिए मेंडलीफ चचा ने जगह छोड़ा था। अक्रिय गैसों को पहली बार इन्होंने ही सजाया था। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी और इसने परमाणु भार के आधार पर सजाया था। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था? अष्टक नियम। लेकिन इसका जो आवर्त सारणी था कैल्शियम तक मान्य था, थोरियम तक पूरा का पूरा इसके रूल्स कैल्शियम तक मान्य थे और इसका आवर्त सारणी थोरियम पर खत्म था। एक ये भी क्वेश्चन पूछा था कि आवर्त सारणी का गठन किसने किया? तो सर मोस्ले नहीं मार देना, आधुनिक आवर्त सारणी का गठन मोस्ले ने किया, लेकिन आवर्त सारणी का गठन मेंडलीफ ने किया। इसको एकदम ही क्वेश्चन इस बार पूछा है, आवर्त सारणी का गठन, आवर्त सारणी का गठन किसने किया? मेंडलीफ ने। मैंने हजारों बार इस क्वेश्चन को बताया है। और आधुनिक आवर्त सारणी का गठन मोस्ले ने किया। आधुनिक, अरे सर छोटी छोटी चीजें ही गलत करवा देती है। और जब 0.2 से तेरा छूटता है ना, तब पता चलता है काश एक क्वेश्चन और बना दिए होते तो आज हम एएसएम होते, काश एक क्वेश्चन और बना दिए होते तो आज हम इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय होते। वही एक क्वेश्चन का तो गेम है चला, क्योंकि करोड़ों में हजारों को नौकरी होनी है, लाखों में हजारों को नहीं, करोड़ों में हजारों को नौकरियां होनी है। तो सर इसका प्रॉपरली ध्यान रखना। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का गठन किया, मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी का गठन किया, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया, डबोरिनर ने तिर्यक नियम दिया। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56, 63, 114। यहां बच्चे कंफ्यूज करके फोन करते हैं कि 118 नहीं होगा सर। नहीं सर, अभी भी एनसीईआरटी में 114 ही मान्य है, 114 ही जानो तुम। 114, 63, 56, यहां पर ज्ञात तत्वों की संख्या का कोई माई बाप नहीं था। ठीक है, इसने अष्टक नियम दिया, इसने तिर्यक नियम दिया, इसने परमाणु भार के आधार पर सजाया, इसने परमाणु संख्या। पहला आवर्त सारणी बनाया था मेंडलीफ ने, आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था मोस्ले ने। क्लियर? तो ये सर आपके क्वेश्चंस हैं। एक बार हम शॉर्टली रिवीजन कर लेते हैं सर, और जल्दी जल्दी देख लेते हैं आवर्त कैसे निकालना है। 2 8 8 पे सर निकाल दो, 1 2 3 है, इसलिए आवर्त की संख्या 3 हो गई। और निम्न में से कौन सा निष्क्रिय गैस नहीं है? निष्क्रिय गैस सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो निष्क्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन है। क्लोरीन नहीं होगा। और नीले लिटमस को लाल कर रहा है, इसका मतलब एसिड है, एसिड है मतलब 7 से कम होगा, 7 से कम होगा मतलब 6 होगा।
अगला, हाइड्रोजन एटम में 0 हो जाता है, खूब पूछता है। न्यूट्रॉन निकालने वाला खूब पूछता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल नाभिकीय बल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल वैद्युत स्थैतिक बल। या कुछ हीमोग्लोबिन का काम ये नहीं है सर, ये काम शंकु कोशिका का है। अगला कहता है कोयले के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस जो निकलता है वो SO2, और जिसके कारण आग लगता है वो हो जाएगा CH4। ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, हेपेटाइटिस ये लीवर में है, गैस्ट्रिक स्टमक में होता है, आइरिस आंख में, आयराइटिस कौन सी अवस्था सबसे छोटी है? मेटाफेज सबसे छोटी अवस्था है। प्लाज्मा झिल्ली बनती है सर दोनों से, या होगा तो आंसर नहीं होगा। अब कहता है निम्न में से सुमेलित कीजिए, सब कर देगा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, DNA गुणसूत्र है। 273 केल्विन, इस सब आपस में बराबर है, इस सब आपस में बराबर है। इसकी लिस्ट को बुक में भी दिया हुआ है सर, इसको जरूर से जरूर देख लेना। अगला, जल की गिरती हुई बूंद, जैसे सर कोई भी क्वेश्चन रे प्रश्न और मार दो आंसर होगा। कहते हैं आवश्यक अभिकेंद्र बल हो जाएगा, कहीं भी गोलाकार पथ होगा तो उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल मार देना आंसर, केंद्राभिमुखी बल मार देना आंसर। और ये कहां से पैदा होता है तो कहेंगे घर्षण बल से पैदा होता है। ये तो तुमको F⍵² R से बन जाएगा। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व तो पानी से कम होता है। हम बोले ये 2 लाइन याद रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बर्फ पानी पर तैर रहा है तो जो तैरेगा घनत्व उसका कम होगा, इसीलिए कम होगा, आंसर मार दिए हैं। अगला 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 कहता है ये सर अगर सीरीज में है, सीरीज में तो 1/c करके बनाएंगे, और पैरेलल में रहता तो C कर देते। 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता तो 1 एम्पियर हो जाएगा, 1 सेकंड में 1 एम्पियर होता तो इतना इलेक्ट्रॉन हो जाता। C करके बनाएंगे, और पैरेलल में रहता तो C कर देते। 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता तो 1 एम्पियर हो जाएगा, 1 सेकंड में 1 एम्पियर होता तो इतना इलेक्ट्रॉन हो जाता। 200 वाट के सबको गुना करके 1000 से भाग दे दो, जितना यूनिट आएगा उसको सर 50.50 से गुना कर दो, तब तो 50 पैसा न है तो 4 यूनिट आया है, इसका मतलब 2 रुपया हो गया। थैंक यू वेरी मच। एक लाइन का बात है प्यारे बच्चों, 118 114 में कंफ्यूज मत करना, 114 इज द आंसर। कभी कभी अगर मजबूरी में 118 पे जाना पड़े तो 118 पे जाना है, अगर 114 नहीं रहेगा तब। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।